स्वागत है। आज हम कुछ ऐसी जानकारियों और रणनीतियों पर बात करेंगे जो भारत में 30s के दशक में मतलब 30 की उम्र के पड़ाव पर लोगों को संपत्ति बनाने के सफर में मदद कर सकती हैं। हाँ, हमारे सामने इस विषय पर कई दिलचस्प विचार और वित्तीय विश्लेषण हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद है ये समझना कि आखिर ये दशक इतना अहम क्यों है और वो कौन से ठोस कदम हैं जो उठाए जा सकते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, सही कहा आपने। 30s का दशक अक्सर जिंदगी का एक ऐसा मोड़ होता है जहां देखिए करियर में थोड़ी स्थिरता आने लगती है ना। हाँ हाँ, कमाई बढ़नी शुरू होती है, लेकिन साथ ही खर्चे और जिम्मेदारियां भी तेजी से बढ़ती हैं। बिल्कुल। जैसे घर का लोन हो गया। हाँ, घर का लोन, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा या परिवार की दूसरी जरूरतें। इसी संतुलन के बीच, जैसा कि हमारे विश्लेषण में सामने आया है, भारत की अर्थव्यवस्था भी एक दिलचस्प मोड़ पर है। अच्छा, और इस आर्थिक माहौल का सबसे अच्छा फायदा कैसे उठाया जाए? हाँ, ये संतुलन वाली बात बिल्कुल सही है। पर इन दस्तावेजों में 30 के दशक को इतना खास क्यों बताया गया है? इसे एक सुनहरा मौका या स्वीट स्पॉट क्यों कहा जा रहा है? देखिए, इसकी मुख्य वजह है दो चीजों का एक साथ आना। एक तरफ तो आपकी कमाई की क्षमता बढ़ रही होती है और दूसरी तरफ आपके पास निवेश को बढ़ने देने के लिए काफी लंबा समय होता है, अक्सर 25-30 साल रिटायरमेंट से पहले। अच्छा खासा टाइम होता है मतलब। बिल्कुल, यहीं पर वो जादुई चीज काम करती है जिसे कंपाउंडिंग या चक्रवृद्धि कहते हैं। कंपाउंडिंग, हाँ सुना तो बहुत है इसके बारे में। साधारण भाषा में कहें तो ये आपके निवेश पर कमाए गए मुनाफे पर भी मुनाफा कमाना है। मतलब पैसा पैसे को खींचता है, वही है कंपाउंडिंग। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या इसका असर वाकई इतना बड़ा होता है? मतलब कोई ठोस उदाहरण है जिससे ये समझ आए? बिल्कुल है, और उदाहरण चौंकाने वाले हैं सही में। जानकारी के अनुसार मान लीजिए कोई 32 साल की उम्र में हर महीने 15,000 रुपए की एसआईपी शुरू करता है। एसआईपी, हाँ, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हाँ, वही जिसमें आप हर महीने एक तय रकम निवेश करते हैं। अब अगर हम एक अंदाजा लगाएं कि सालाना औसतन 12% का रिटर्न मिलता है, जो कि इक्विटी में लंबी अवधि में संभव है, हालांकि गारंटी नहीं है। हाँ हाँ, ठीक है। तो 20 साल बाद जब वो 52 साल के होंगे तो उनका निवेश बढ़कर करीब 1.8 करोड़ हो सकता है। 1.8 करोड़? सच में? सिर्फ 15,000 रुपए महीने से? ये तो कमाल है ना कमाल। लेकिन अगर कोई ये सोचने में ही वक्त निकाल दे कि कल करेंगे, अगले साल करेंगे, अगर शुरुआत 10 साल बाद 42 की उम्र में हो तो तब क्या? हाँ, ये भी तो होता है, टालम बटोल। यहीं पर देरी की कीमत साफ दिखती है। उसी 15,000 रुपए महीने की एसआईपी अगर 42 की उम्र में शुरू की जाए तो 52 साल की उम्र तक, यानी सिर्फ 10 साल के निवेश पर वही 12% सालाना रिटर्न के हिसाब से रकम करीब 60 लाख ही बनेगी। ओ, कहाँ 1.8 करोड़ और कहाँ 60 लाख? सोचिए, महीने का निवेश उतना ही, पर सिर्फ 10 साल की देरी का नतीजा है 1.2 करोड़ का फर्क। बाप रे, 1.2 करोड़ का फर्क? ये अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा। ये आंकड़ा तो सच में आंखें खोल देता है। इससे एक बात और साफ होती है कि सिर्फ पैसा बचाकर बैंक में रख देना काफी नहीं है। अक्सर लोग बचत और निवेश को एक ही समझ लेते हैं ना। ये एक बहुत आम गलतफहमी है, बहुत ज्यादा। बचत यानी पैसा बचाकर रखना शायद आपको थोड़ी सुरक्षा दे, पर वो आपकी संपत्ति नहीं बढ़ाता। असल में बैंक में रखा पैसा तो धीरे धीरे अपनी कीमत खो रहा होता है। सोचिए, भारत में महंगाई दर अक्सर 5-6% या उससे भी ज्यादा रहती है। हाँ, रहती है। जबकि बचत खाते पर ब्याज मुश्किल से 4-5% मिलता है। सही बात। इसका सीधा मतलब है कि अगर आपका पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा है तो आप हर साल गरीब हो रहे हैं, भले ही बैंक बैलेंस का नंबर थोड़ा बढ़ता दिखे। संपत्ति बनाने के लिए, मतलब अपनी दौलत बढ़ाने के लिए, निवेश करना ही रास्ता है। तो मतलब ये हुआ कि बाजार में कब घुसना है, इस सही समय का इंतजार करने से ज्यादा जरूरी है कि आप बाजार में कितना समय बिताते हैं। ये बात है। आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। इसे ही कहते हैं टाइम इन द मार्केट बनाम टाइमिंग द मार्केट। अच्छा, सारे विश्लेषण इसी ओर इशारा करते हैं कि लंबे समय तक निवेशित रहना ज्यादा फायदेमंद है, बजाय ये कोशिश करने के कि बाजार के उतार चढ़ाव का सही अंदाजा लगाया जाए, जो कि लगभग नामुमकिन है। हाँ, लगभग नामुमकिन ही समझिए। जैसा कि एक जगह एल्बर्ट आइंस्टीन का जिक्र करते हुए कहा गया है, कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। हाँ, सुना है ये। लेकिन ये अजूबा तभी काम करता है जब आप इसे काम करने का वक्त दें।
और 30s का दशक आपको वही कीमती समय देता है। समय, ये सबसे बड़ी दौलत है इस पूरे खेल में। लेकिन ये सब जानने के बाद भी कई लोगों के लिए पहला कदम उठाना ही सबसे मुश्किल होता है। शायद प्रेरणा की कमी, या फिर समझ नहीं आता कि शुरुआत कैसे करें। क्या हमारे पास प्रेरणा के लिए कुछ कहानियां हैं? हाँ है, और कुछ बहुत जानी मानी कहानियां हैं, जैसे राकेश झुनझुनवाला जी, जिन्हें शेयर बाजार का बिग बुल कहा जाता था। हाँ हाँ, बिल्कुल। उनकी कहानी मशहूर है कि कैसे उन्होंने बहुत छोटी रकम, शायद 5,000 रुपए से शुरुआत की और लंबे समय तक अच्छे शेयरों में निवेश करके अरबों की संपत्ति बनाई। उनका मानना था कि धैर्य और समय देना ही कुंजी है, न कि बाजार की उठापटक पर रोज नजर रखना। और डी-मार्ट वाले राधा किशन दमाने जी का भी जिक्र है। वो तो बिल्कुल लाइमलाइट से दूर रहते हैं। हाँ बिल्कुल, वो सुर्खियों से दूर रह के चुपचाप वैल्यू इन्वेस्टिंग के सिद्धांतों पर चलते हुए सफल हुए। वैल्यू इन्वेस्टिंग मतलब? अच्छी कंपनियों को तब खरीदना जब उनके शेयर की कीमत उसकी असली कीमत से कम लग रही हो। थोड़ा सब्र का काम है ये। अच्छा। बिल्कुल। इन कहानियों के अलावा कुछ और नाम भी हैं, जैसे ओला के भावेश अग्रवाल, जिन्होंने आराम की नौकरी छोड़कर जोखिम लिया, या फिर नायका की फाल्गुनी नायर। हाँ, उनका तो काफी देर से स्टार्ट हुआ था ना। हाँ, उन्होंने भले ही 50 की उम्र में अपना बिजनेस शुरू किया, लेकिन उनके 30s के दशक में हासिल किया गया अनुभव और बनाई गई नींव बहुत काम आई। ये दिखाता है कि शुरुआत कभी भी हो सकती है, लेकिन जल्दी शुरू करने का फायदा कई गुना होता है। इन कहानियों से एक बात और समझ आती है, जिसका जिक्र हमारे विश्लेषण में है, वो है अपनी सोच बदलने की जरूरत। मतलब सैलरी आई और खर्च हो गई वाली मानसिकता से निकलकर एक निवेशक वाली मानसिकता अपनाना। ये मानसिक बदलाव बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। सैलरी जरूरी है, लेकिन वो सिर्फ खर्चों के लिए नहीं है। निवेशक मानसिकता का मतलब है अपनी कमाई के एक हिस्से को काम पर लगाना, ताकि हो पैसा आपके लिए और पैसा कमाए। बिल्कुल, आपकी गैर मौजूदगी में भी। ये सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो भविष्य में आर्थिक रूप से सुरक्षित और स्वतंत्र रहना चाहता है। लेकिन इस निवेशक मानसिकता को बनाए रखना भी तो एक चुनौती है। रोजमर्रा के खर्चे, इच्छाएं, निवेश पीछे छूट जाता है अक्सर। क्या लक्ष्य इसमें कुछ मदद कर सकते हैं? लक्ष्य दिशा देते हैं। देखिए, जब पता होता है कि आप निवेश क्यों कर रहे हैं, क्या आप बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए, या एक घर खरीदने के लिए, या फिर रिटायरमेंट के लिए एक बड़ा फंड बनाने के लिए, हाँ। तो रास्ते में आने वाली छोटी मोटी रुकावटों से निपटना आसान हो जाता है। लक्ष्य आपकी यात्रा का नक्शा है एक तरह से। और इस यात्रा को थोड़ा आसान बनाने के लिए क्या कोई बजटिंग का नियम वगैरह सुझाया गया है इन सोर्सेज में? हाँ, एक आसान सा नियम बताया गया है, 70-20-10 नियम। 70-20-10। ये क्या है? अपनी महीने की कमाई का 70% अपनी जरूरतों और जरूरी खर्चों पर लगाएं। ठीक है। 20% सीधे बचत और निवेश के लिए अलग रख दें। बिल्कुल, शुरुआत में ही। हाँ, और बाकी 10% अपनी इच्छाओं, मनोरंजन, या अगर कोई लोन वगैरह है तो उसे जल्दी चुकाने पर खर्च करें। ये तो अच्छा फ्रेमवर्क है। हाँ, ये एक फ्रेमवर्क देता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें समझ नहीं आता कि कितना बचाएं और कितना खर्च करें। 20% निवेश के लिए। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन अक्सर लोगों के मन में डर होता है। अरे बाजार गिर गया तो, मेरा पैसा डूब गया तो, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। या फिर वो टालम टोल वाला रवैया, अभी थोड़ा रुक जाते हैं, बाद में देखेंगे। इन डरों का क्या? डर लगना तो स्वाभाविक है, बिल्कुल, खासकर जब बात मेहनत की कमाई की हो। लेकिन जानकारी और सही कदम उठाकर इन डरों को कम किया जा सकता है। और यहीं पर वो व्यावहारिक कदम आते हैं जिनका जिक्र इन विश्लेषणों में बार बार है। तो चलिए अब उन ठोस कदमों पर आते हैं। अगर किसी को आज से ही शुरुआत करनी है तो सबसे पहला, सबसे जरूरी कदम क्या होना चाहिए? लगभग सभी स्रोत एकमत हैं इस पर। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है एक आपातकालीन फंड बनाना। इमरजेंसी फंड। हाँ, यह आपकी वित्तीय सुरक्षा की पहली दीवार है। इसका लक्ष्य होना चाहिए कि आपके पास कम से कम 6 से 12 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर पैसा। 6 से 12 महीने? हाँ, इतना पैसा ऐसी जगह जमा हो जहां से आप उसे आसानी से और बिना किसी नुकसान के तुरंत निकाल सके। यानी ये पैसा शेयर बाजार या ऐसी किसी जगह नहीं लगाना जहां रिस्क हो? बिल्कुल नहीं। ये पैसा निवेश के लिए नहीं है, ये बुरे वक्त के लिए है। मान लीजिए अचानक नौकरी चली गई, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, या कोई और अनअपेक्षित बड़ा खर्चा आ गया। अच्छा, कहाँ रखें फिर इसे? इसे आप किसी लिक्विड म्यूचुअल फंड में रख सकते हैं या फिर किसी हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट में। इसे बनाना नॉन नेगोशिएबल बताया गया है।
मतलब इस पर कोई समझौता नहीं? कोई समझौता नहीं। निवेश की शुरुआत इसके बाद ही होनी चाहिए। ठीक है, समझ गया। सुरक्षा पहले। मान लीजिए इमरजेंसी फंड बन गया, अब अगला कदम क्या? कर्जों का क्या करें? क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन? बिल्कुल। अगला जरूरी कदम है महंगे कर्जों से छुटकारा पाना। महंगे कर्ज मतलब? खासकर वो कर्ज जिन पर ब्याज दर बहुत ज्यादा है, जैसे क्रेडिट कार्ड का बकाया जिस पर 36% या उससे भी ज्यादा सालाना ब्याज लग सकता है। 33%? बाप रे। हाँ, या पर्सनल लोन जिन पर 15-18% ब्याज आम है। सोचिए, अगर आपका कर्ज 18% की दर से बढ़ रहा है तो आपको कम से कम 18% का रिटर्न कमाना होगा सिर्फ उस कर्ज की लागत निकालने के लिए, जो कि बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। इसलिए ऐसे महंगे कर्जों को जल्द से जल्द निपटाना निवेश शुरू करने से भी ज्यादा जरूरी हो सकता है। ठीक है, इमरजेंसी फंड तैयार, महंगे कर्ज काबू में, अब लगता है असली निवेश की बारी आ गई है। तो शुरुआत कैसे करें? वो एसआईपी वाली बात फिर से आती है यहाँ? हाँ, SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरुआत करने का एक बहुत ही लोकप्रिय और अनुशासन लाने वाला तरीका बताया गया है। अनुशासन कैसे? क्योंकि आप हर महीने एक छोटी सी रकम जैसे 1,000 रुपए, 5,000 रुपए या जो भी आपकी जेब इजाजत दे, उससे शुरुआत कर सकते हैं। बैंक से ऑटो डेबिट सेट करने पर यह अपने आप कटता रहता है, जिससे नियमित निवेश की आदत बनती है। आपको सोचना नहीं पड़ता हर महीने। और एसआईपी का एक और फायदा बताया गया है, शायद रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। ये क्या चीज है, थोड़ा समझाएंगी? हाँ, इसका मतलब आसान है। जब बाजार महंगा होता है तो आपकी तय रकम से निवेश की कम यूनिट्स खरीदी जाती हैं। ठीक है। और जब बाजार सस्ता होता है, गिरता है, तो उसी रकम से ज्यादा यूनिट्स मिल जाती हैं। अच्छा। तो लंबे समय में इससे आपकी प्रति यूनिट खरीद की औसत लागत कम हो सकती है और बाजार के उतार चढ़ाव का जोखिम भी कुछ हद तक कम हो जाता है। आपको ये चिंता नहीं करनी पड़ती कि बाजार ऊपर है या नीचे। हाँ, ये तो बहुत अच्छा तरीका है। टेंशन फ्री निवेश। अब सवाल ये कि एसआईपी करें कहाँ? इतने सारे विकल्प है, म्यूचुअल फंड, शेयर, सोना, प्रॉपर्टी, कहाँ पैसा लगाएं? देखिए, यहाँ पर स्रोतों में कुछ मुख्य रास्तों पर जोर दिया गया है, खासकर 30 के उन निवेशकों के लिए जिनका लक्ष्य लंबी अवधि में संपत्ति बनाना है। बताइए। शुरुआत के लिए सबसे लोकप्रिय विकल्प है इक्विटी म्यूचुअल फंड। ये उन लोगों के लिए अच्छे हैं जो स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं लेकिन खुद रिसर्च करने का समय या अनुभव नहीं है। फंड मैनेजर आपके पैसे को कई कंपनियों के शेयरों में लगाते हैं। ठीक है, मतलब डाइवर्सिफिकेशन अपने आप हो गया। हाँ, कुछ हद तक। इसी में एक खास तरह के फंड है इंडेक्स फंड। ये किसी बाजार सूचकांक जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स 30 की नकल करते हैं। अच्छा, मतलब जो इंडेक्स में है वही फंड में? बिल्कुल। यानी अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा भारत की टॉप 50 कंपनियों में उसी अनुपात में लग जाता है जैसा इंडेक्स में है। इनका सबसे बड़ा फायदा है कि इनकी लागत मतलब एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होती है। ओके। और अगर कोई खुद करना चाहे तो सीधे शेयर खरीदना? हाँ, अगर कोई थोड़ा ज्यादा जोखिम लेने और खुद रिसर्च करने को तैयार है तो अच्छी भरोसेमंद कंपनियों के शेयरों, स्टॉक्स में सीधे निवेश करना भी एक विकल्प है। पर यहाँ जोर क्वालिटी और लंबी अवधि पर होना चाहिए, न कि जल्दी अमीर बनने वाली टिप्स पर। समझ गया। तो शुरुआत के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड, खासकर इंडेक्स फंड, या फिर अच्छी रिसर्च के साथ सीधे शेयर। लेकिन क्या सारा पैसा ही लगा देना चाहिए? वो कहावत है ना, सारे अंडे एक टोकरी में ना रखें। बिल्कुल सही। इसे विविधता कहते हैं और ये बहुत जरूरी है। इक्विटी में अच्छी कमाई की संभावना होती है लेकिन जोखिम भी होता है, इसलिए अपने निवेश को अलग अलग तरह की संपत्तियों में बांटने की सलाह दी जाती है। जैसे कि इक्विटी के अलावा और क्या? इक्विटी के अलावा इन विकल्पों का जिक्र है डेट फंड्स या बॉन्ड्स। ये तुलनात्मक रूप से कम जोखिम वाले होते हैं और आपके पोर्टफोलियो को स्थिरता दे सकते हैं, थोड़ा बैलेंस बनाते हैं। सोना, मुश्किल समय में सोने को अक्सर सुरक्षित माना जाता है। अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा, शायद 5-10%, इसमें रखा जा सकता है। गोल्ड फंड्स या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के जरिए? हाँ, वो ज्यादा आसान तरीके हैं। रियल एस्टेट, सीधे प्रॉपर्टी खरीदना तो महंगा और झंझट भरा हो सकता है ना? हाँ, बहुत। लेकिन RIETs, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स के जरिए आप कम पैसे में बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टीज जैसे मॉल्स, ऑफिस बिल्डिंग्स में हिस्सेदारी ले सकते हैं और उनके किराए या कीमत बढ़ने से कमा सकते हैं। अच्छा, ये RIETs वाला ऑप्शन दिलचस्प है। हाँ, और एक और है अंतर्राष्ट्रीय फंड्स। मतलब विदेश में निवेश? हाँ, अपने निवेश को सिर्फ भारत तक सीमित ना रखकर
आप अमेरिकी या ग्लोबल बाजारों में निवेश करने वाले फंड्स के जरिए दुनिया भर की बड़ी कंपनियों जैसे गूगल, एप्पल की ग्रोथ का फायदा उठा सकते हैं। वाह, मतलब डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी बहुत सारे रास्ते हैं। विकल्पों की कमी नहीं है। अच्छा, सरकारी योजनाओं का भी जिक्र था शायद, पीपीएफ, एनबीएस वगैरह। हाँ, बिल्कुल। भारत सरकार भी कुछ बेहतरीन निवेश और बचत योजनाएं चलाती है, जो खासकर लंबी अवधि और टैक्स बचाने के लिहाज से बहुत अच्छी हैं। पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये तो एक क्लासिक, सुरक्षित और टैक्स फ्री विकल्प है। हाँ, ये तो बहुत पुराना और भरोसेमंद है। बिल्कुल। इसका लॉक इन पीरियड 15 साल का होता है। एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम, ये रिटायरमेंट के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें आप इक्विटी और डेट के मिश्रण में निवेश कर सकते हैं अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, और इस पर टैक्स छूट भी अच्छी मिलती है। अच्छा। और ईपीएफ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, अगर आप वेतनभोगी हैं तो ये आपकी सैलरी से कटने वाली एक अनिवार्य बचत योजना है जो रिटायरमेंट के लिए अच्छी रकम जमा कर सकती है। इस पर ब्याज दर भी अक्सर अच्छी रहती है। ये सब बहुत उपयोगी जानकारी है। एक और बात जो मुझे अहम लगी वो थी कि सिर्फ शुरुआत करना ही काफी नहीं है, बल्कि मतलब समय के साथ अपने निवेश की रकम को बढ़ाना भी जरूरी है। आपने बिल्कुल सही नुक्ता पकड़ा है। देखिए, लक्ष्य ये रखना चाहिए कि आप अपनी कमाई का कम से कम 15 से 20% हिस्सा निवेश करें। 15 से 20%? हाँ, कम से कम। जी। और इससे भी जरूरी, जैसे जैसे आपकी आय बढ़े, मान लीजिए आपकी सैलरी 10% बढ़ती है, तो कोशिश करें कि उस बढ़ी हुई आय का कम से कम आधा हिस्सा यानी 5% आप अपने मौजूदा निवेश जैसे एसआईपी में जोड़ दें। अच्छा, मतलब एसआईपी अमाउंट बढ़ा दें। हाँ, इसे स्टेप अप एसआईपी भी कहते हैं। इससे आपकी जीवन शैली पर ज्यादा असर पड़े बिना आपका निवेश तेजी से बढ़ता है। और इन सब के साथ साथ सीखते रहना भी जरूरी है ना? जानकारी बढ़ाते रहना अनिवार्य है। ये कोई एक बार कर दिया और भूल गए वाला काम नहीं है। निवेश एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जानकारी के अनुसार आजकल कई अच्छे निवेश ऐप्स हैं जैसे ग्रोव, ज़ीरोधा वगैरह, जो न सिर्फ निवेश आसान बनाते हैं बल्कि काफी जानकारी भी देते हैं। हाँ, आजकल ऐप्स बहुत हैं। बिल्कुल। वित्तीय विषयों पर किताबें पढ़ना जैसे रिच डैड पुअर डैड जैसी क्लासिक किताबें, या वॉरेन बफेट जैसे सफल निवेशकों के सिद्धांतों को समझना, ये सब बहुत मददगार हो सकता है। बफेट का वो सिद्धांत, उसी चीज में निवेश करें जिसे आप समझते हैं। एग्जैक्टली। इसलिए लगातार सीखते रहना और सबसे बढ़कर अनुशासन बनाए रखना सफलता के लिए बेहद जरूरी है। अगर हम इसे अब भारत के मौजूदा माहौल से जोड़कर देखें, आपने शुरू में 7% विकास दर की बात की, युवा आबादी, ये सब 30s के निवेशक के लिए क्या मायने रखता है? ये बहुत सकारात्मक माहौल बनाता है। देखिए, 7% की अनुमानित वृद्धि दर का मतलब है कि अर्थव्यवस्था में मौके बढ़ रहे हैं, कंपनियां तरक्की कर रही हैं। कुछ खास क्षेत्र जैसे टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी और कंज्यूमर गुड्स में अच्छी संभावनाएं दिख सकती हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि आजकल भारतीय युवा, मतलब 35 साल से कम उम्र के लोग, शेयर बाजार को लेकर काफी उत्साहित है। हाँ, ये ट्रेंड तो दिख रहा है। कुछ आंकड़ों के अनुसार इस आयु वर्ग के 45% से लेकर 81% तक निवेशक इक्विटी में पैसा लगा रहे हैं, और एसआईपी उनका पसंदीदा तरीका है। अच्छा। अब घरेलू निवेशक ही भारतीय बाजार की रीढ़ बन रहे हैं। पहले विदेशी निवेशकों पर ज्यादा निर्भरता थी। ये तो अच्छी बात है। हाँ, ये सब मिलकर 30s के दशक को निवेश शुरू करने के लिए और भी आकर्षक बनाते हैं। हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि बाजार में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे। वो तो बाजार का स्वभाव है। बिल्कुल। इसलिए विविधता और लंबा नजरिया रखना महत्वपूर्ण है। सलाहकारों की भूमिका पर भी बात हुई है कि आप चाहें तो सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार से मदद ले सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा सोच समझकर निवेशक का अपना होना चाहिए। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें, एक निचोड़ निकालें, तो सबसे बड़ा संदेश क्या है उन लोगों के लिए जो अपने 30s में हैं? सबसे बड़ा संदेश ये है कि 30s का दशक संपत्ति निर्माण की यात्रा शुरू करने का एक सुनहरा, शायद सबसे बेहतरीन दौर है। ये वो वक्त है जब आप कंपाउंडिंग के जादू का सबसे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि समय आपके पास है। बिल्कुल। अपनी बढ़ती आय को निवेश में बदल सकते हैं और भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं। जरूरी है निरंतरता, अनुशासन और सही जानकारी के आधार पर स्मार्ट फैसले लेना। और शायद सबसे जरूरी बात, इंतजार मत कीजिए। हाँ, है ना?
शुरुआत कीजिए, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। हाँ, आज का छोटा कदम कल एक बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं जो उन्हें सोचने पर मजबूर करे। हाँ, जरूर। कंपाउंडिंग की ताकत और भारत की विकास क्षमता को देखते हुए वो कौन सा एक छोटा मगर लगातार चलने वाला कदम है जो आप इसी हफ्ते उठा सकते हैं, जिसके लिए आज से 20 साल बाद वाला आपका आपको तहे दिल से शुक्रिया कहेगा। वाह, ये वाकई सोचने वाला सवाल है। बहुत अच्छा। इस गहरी और उपयोगी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। हमारा मकसद था कि उपलब्ध जानकारी से ऐसे नुक्ते निकाले जाएं जो 30 के दशक में अपनी वित्तीय यात्रा को बेहतर बनाने में मददगार साबित हों। उम्मीद है श्रोताओं को इससे फायदा होगा। अलविदा। अलविदा।